वो हर बच्चा जो सीए फाउंडेशन क्लियर किया है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आपकी सीए इंटर की जर्नी भी इतनी ही बढ़िया तरीके से जाए, ये भी आप जल्दी जल्दी क्लियर करो, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए, जिसमें मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा कि सीए इंटरमीडिएट के हर एक सब्जेक्ट की क्या डिटेल्स है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, उसमें क्या डरने के पॉइंट्स है, कहां हमको बच के रहना है और कहां हम ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, किस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो इंटर की जर्नी स्टार्ट करने के पहले ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अब सबसे पहले बच्चे ये बोलते हैं कि फाउंडेशन से इंटर में आए, अब पढ़ाई ज्यादा करनी है, पर पहले ओल्ड कोर्स में जितना बच्चे पढ़ते थे उससे कम पढ़ना है, ऐसा क्यों? तो बोले पहले 8 सब्जेक्ट थे, अब केवल हमें 6 सब्जेक्ट है। तो बच्चों आपके पेपर भले ही कम हुए होंगे, आपका जो वॉल्यूम है ना ओल्ड कोर्स से और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। पहले ओल्ड कोर्स में ना 8 पेपर्स हुआ करते थे, वहां से अब 6 पेपर्स जरूर हुए, पर पहले आपको बताता हूं, पहले अकाउंट्स के 2 पेपर हुआ करते थे इंटर में, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं। अब ना वो दोनों पेपर को मिला के एक पेपर बनाया है और वॉल्यूम उसमें और बढ़ा दिया है। तो अब अकाउंट्स भले ही आपको एक पेपर दिखता है और केवल 100 मार्क का दिखता है, बट वो 100 मार्क के लिए जो आपको कंटेंट पढ़ना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपका इनकम टैक्स का टैक्स इनकम टैक्स नहीं, मैंने टैक्स बोलना चाहिए, टैक्सेशन का जो पेपर है उसमें 2 बड़े बड़े ऐसे एक्ट्स आते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी, जो एक प्रोफेशनल भी अगर प्रैक्टिस जब करता है ना तो वो बोलता है मैं या तो इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करूंगा या तो जीएसटी में प्रैक्टिस करूंगा, पर आपको वो दोनों एक साथ पढ़ के यहां पे एक 100 मार्क का पेपर बनता है। ग्रुप 2 में आपका एक सब्जेक्ट आता है जो होता है एफएमएसएम। अब नाम तो छोटा सा है एफएमएसएम, बट उसको तोड़ो तो वो 2 सब्जेक्ट मिलके एक नाम बनता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दोनों का कंटेंट बहुत ज्यादा है, बट दोनों को 50-50 मार्क्स का करके एक पेपर बना दिया है जो है एफएमएसएम। तो यहां पे ये मैं बोल के आपको डराना नहीं चाहता हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि डे 1 से जब हम पढ़ाई करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि पहले वाले बच्चों से हमने कम पढ़ना है। हाँ, अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी चीजें हो जाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से आप मार्क्स भी स्कोर करके सीए इंटरमीडिएट जल्दी जल्दी पास करोगे। तो चलिए अब ना हम यहाँ पे कुछ कुछ चीजें एक एक करके ये पूरे हमारे सीए इंटरमीडिएट को डिकोड करते हैं। अब सीए इंटरमीडिएट में देखिए क्या है, फाउंडेशन में हम जो भी पढ़ते थे ना वो काफी बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल की चीजें थी। इंटर में हम जो भी पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन लेवल की चीजें रहेगी। जैसे कि मैं अकाउंट्स की ही बात करूं तो एक चीज आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका नाम आपने सुना होगा कि ये ऐसी कुछ चीज होती है। अब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स केवल बुक से पढ़ लिया तो क्या हमारा काम हो गया? नहीं, हमको ये समझना है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो क्वेश्चंस आईसीएआई हमको पूछेगा वहां पे वो अप्लाई कैसे करना है। तो यहां पे हमारी पढ़ाई एप्लीकेशन बेस्ड हो जाती है। हम जब इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का कोई एक सेक्शन है, वो सेक्शन हमने पढ़ लिया कि सेक्शन ये बोलता है, तो वो पढ़ के क्या हमारा काम हो जाएगा? नहीं, हमको यहां पे ये चीज ध्यान देना है कि वो सेक्शन हमारे प्रैक्टिकल सिनारियोज में अप्लाई कैसे होता है, क्योंकि आईसीएआई एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल सिनारियोज देगा। सो इंटरमीडिएट इज मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड। बट इसमें एक चीज जो अब न्यू कोर्स में बहुत अच्छी हुई है वो है 30% हर सब्जेक्ट में हमको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। 15 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो वो हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स एक तो हम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं और वो बहुत स्कोरिंग भी हो जाता है। और उसमें बेस्ट चीज ये है देयर इज जीरो नेगेटिव मार्किंग लाइक अनलाइक सीए फाउंडेशन। ठीक है। और अब यहां पे एक एक पेपर की जब बात करूं तो हमारे ना जो 6 पेपर्स है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जब मैं ग्रुप 1 की बात करता हूं उसमें 3 पेपर आते हैं, ग्रुप 2 में 3 पेपर आते हैं, और वो जो हमारे 6 पेपर का एग्जाम का सीक्वेंस है उसी ऑर्डर में हम लोग यहां पे 6 पेपर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोग के साथ ग्रुप 1 की बात करूं, ग्रुप 1 का पेपर नंबर 1 और हमारे सारे 6 एग्जाम्स का पेपर नंबर 1 होता है एडवांस अकाउंटिंग, जो मैं ही आपको पढ़ाता हूं। सीए तेज सूचक मेरा नाम है, अगर आज तक आपने ना सुना हो। सो आई टीच एडवांस्ड अकाउंटिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन लेवल पे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं। एडवांस्ड अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो इसमें ना हमें आईसीएआई 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस में डाल के रखा है, और इसके ऊपर 4 मेन चैप्टर्स है जो हमको पढ़ना है। अब यहां पे क्या होता है, जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बच्चे सुनते हैं ना तो सबसे बड़ी तो गलती ये करते हैं कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब तो थियरी थियरी चीजें होगी, तो हम तो इसको पढ़ेंगे भी एज अ थियरी। हम इसको केवल रीड कर लेंगे, रीड करके समझ लेंगे, एग्जाम में कुछ पूछे लिख देंगे, बट दिस अप्रोच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया, सीए इंटर में एवरीथिंग इज एप्लीकेशन बेस्ड। जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करना जब तक नहीं सीखोगे तो हम यहां पे एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो भले ही ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उसके अंदर थियरी लिखी हो,
बट उसको प्रैक्टिकली अप्लाई हमको करना सीखना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज नॉट थियरी, उसको पढ़ना पूरा प्रैक्टिकली है। एक एक उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना है कि प्रैक्टिकली वो चीज कैसे अप्लाई होता है, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग के दौरान उसको कैसे यूज किया जाता है। तो उसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच हम समझते हैं ना, वो फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और प्रैक्टिकल अप्रोच समझो तो ये सब्जेक्ट ना हमारे लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी बन जाता है। तो फर्स्ट मिस्टेक दैट वी हैव टू अवॉइड इज कि अकाउंटिंग को हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को थियरी समझना है, उसको केवल एएस जो है उसको रीड कर लिए तो काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमने उसका एप्लीकेशन क्या है वो यहां पे समझना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज एक अगर मैं आपको प्रो टिप दूं रिगार्डिंग एडवांस्ड अकाउंटिंग तो वो क्या रहेगी, आपको रोज जैसे मैंने बोला ना हमको उसका एप्लीकेशन सीखना है, तो एप्लीकेशन सीखने के लिए रोज एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन हमने लिख के सॉल्व करना है। लिख के जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारा वो प्रैक्टिकल अप्रोच, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे दिमाग में बैठते जाएगा कि एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ना है, किस प्रकार से आईसीआई हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो रोज का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने लिख के प्रैक्टिस करना है थ्रू आउट द सीए इंटरमीडिएट जर्नी। और जब आपकी क्लासेस चलती रहे एडवांस्ड अकाउंटिंग की, तो एडवांस्ड अकाउंटिंग की क्लासेस में ये याद रखना कि बहुत शिद्दत से हमने रोज 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 राइटिंग प्रैक्टिस करते ही जाना है, उसमें हमने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। बात करता हूं कि ये जो सिलेबस है वो सिलेबस का कंटेंट कितना है, मतलब ऐसे मैं कंपैरेटिव बोलूं जो 6 सब्जेक्ट है उसमें एडवांस्ड अकाउंटिंग इसका सिलेबस क्या 6 सब्जेक्ट में ज्यादा है कम है, तो वेरी हाई सिलेबस, वेरी हेवी सिलेबस। मैं बोलूं ये टॉप 2 पेपर्स हेवी सिलेबस में, टॉप 2 पेपर्स में आएगा। सबसे हेवी में ये आता है और टैक्सेशन आता है। ग्रुप 1 के दोनों सब्जेक्ट है और दोनों सब्जेक्ट सबसे हेवी है सिलेबस वाइज। ठीक है। इसको आपको क्लासेस में करने के लिए लगभग 230 से 260 घंटे का अप्रॉक्स ले लो, 250 घंटे आपको यहां पे लगता है। 250 आवर्स की क्लासेस लगती है अगर कॉम्प्रीहेंसिवली एक एक चीज आपको करना है तो। ठीक है। इसके आपको क्लासेस 150 आवर्स की भी मिल जाते, 180 आवर्स की भी मिल जाते, बट इफ यू वांट टू डू एवरीथिंग कॉम्प्रीहेंसिवली तो एक अप्रॉक्स लेके चलना 240 250 आवर्स की क्लासेस आपको करनी पड़ेगी इसकी। राइट। स्कोरिंग है क्या नहीं ये सब्जेक्ट, तो यस दिस सब्जेक्ट इज वेरी स्कोरिंग, दिस इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसमें बच्चे 70s 80s 90s इसी सब्जेक्ट में लेके आते हैं। और ग्रुप 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोलूं तो ये सब्जेक्ट ही वो सब्जेक्ट है जो ग्रुप 1 में आपका एग्रीगेट बनवाता है। ग्रुप 1 में आपको बोलूं टैक्स स्कोर करने के लिए कठिन, लॉ हर बच्चे इसमें स्कोर नहीं कर सकता, और जो करता भी है वो 60-70 तक ही स्कोर कर पाता है, एकदम 80-90 नहीं लेके जाता। बट ये सब्जेक्ट में बच्चे 80s 90s भी लेके आते हैं। सो दिस इज दैट सब्जेक्ट जो ग्रुप 1 का पूरा एग्रीगेट आपका बना के देगा। इसका सिलेबस भले ही हैवी है बट ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, क्योंकि मैंने बोला जिसको सही तरीके से सब्जेक्ट पढ़ना आ गया, जो इसको थियरी के जैसे नहीं पढ़ रहा है, हु इज नॉट रीडिंग इट एज थियरी बट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट स्टूडेंट विल स्कोर। वो स्टूडेंट स्कोर करेगा ही करेगा। और जैसे मैंने बोला मैं एडवांस्ड अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, तो मेरी क्लासेस में आपको क्या क्या चीजें मिलती है मैं वो भी बता देता हूं। सबसे पहले मेरी क्लासेस में आपको 3 बुक्स मिलेगी आपके घर पे। एक तो कंसेप्चुअल बुक रहेगी जिसका नाम रहेगा ज्ञानबान, उसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली पिक्चर के साथ पूरे हमने उसको चार्ट्स पिक्चर्स डायग्राम्स की मदद से पूरा समझाया है। दूसरी बुक्स रहेगी क्वेश्चन खजाना, जिसमें हमारे क्लास वर्क के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हम पूरी स्टडी मटेरियल वगैरह सारी चीजें कवर करते हैं, आरटीपीज एमटीपीज एवरीथिंग। और तीसरी आपकी एक एमसीक्यू की बुक रहेगी, एमसीक्यू गीता। इसके ऊपर आपको मेरे साथ ना क्लास में हैंड रिटन समरी चार्ट्स बनवाए जाएंगे। तो क्लास में मैं एक चीज करता हूं, समरी चार्ट्स आपके साथ बनवाता हूं। समरी चार्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अब जैसे मैंने आपको बोला 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दिमाग में कैसे बिठाओगे, क्या उसका जो पूरे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इतना सारा टेक्स्ट है वो रखोगे, नहीं। इसका सेकंड प्रो टिप मेरा यह आ जाता है कि आपके पास समरी चार्ट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के होने ही चाहिए। एक समरी चार्ट्स आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के होने चाहिए, दूसरा जब ऑडिट की बात करेंगे तो वहां पे भी आपके पास समरी चार्ट्स होने चाहिए। तो ये समरी चार्ट्स में आपको हाथ से क्लास में पूरे लिखवाता हूं, तो हैंड रिटन समरी चार्ट्स क्लास में आपको मिलेंगे। राइट। आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग में करवाता हूं। जनरली क्या होता है इंडस्ट्री में टेलीग्राम के थ्रू डाउट सॉल्विंग वगैरह होता है, बट मेरा एक अप्रोच अलग है। मैं सोचता हूं कि बच्चों के साथ उनके डाउट्स तब सॉल्व करो जैसे ही क्लास खत्म हुई, क्लास के बाद उनके साथ गूगल या जूम पे बैठ जाओ, जूम या गूगल मीट पे उनके साथ बैठ जाओ और 1 घंटा आधा घंटा पौन घंटा जितना भी टाइम लगे बच्चों के साथ उसी दिन सारे के सारे डाउट सॉल्व करवा दो। जो बच्चे रिकॉर्डेड भी देखते हैं ना, रिकॉर्डेड वालों के लिए भी मेरा डाउट सॉल्विंग होता है। तो उसका मैं आपको जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाते हो, वैसे मैं आपको लिंक्स भेज के आपको इन्फॉर्म करते रहता हूं कि डाउट सॉल्विंग कब आपको आना है, कितने बजे आना है। तो लाइव क्लास डाउट सॉल्विंग हमारी होती है।
आप जब क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको पूरा एक लेक्चर ट्रैकर दिया जाता है जिसमें लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 90 100 जितने भी लेक्चर्स है उसकी पूरी आपको डिटेलिंग मिलेगी। ठीक है, कौन से लेक्चर में क्या करवाया है, वो लेक्चर के मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मैंने जो, जैसे अब सपोज ये हैंड रिटन मैंने पूरा लिखा है तो वैसे ही क्लास के नोट्स हर लेक्चर के आगे वहां पे अटैच कर दिए जाते हैं। तो आपको कोई लेक्चर में मेरे नोट्स चाहिए तो वो भी आपको लेक्चर ट्रैकर के थ्रू पूरा दिया जाएगा और आप इसका सब्सक्रिप्शन ultimatecA.com से ले सकते हो। कमिंग टू सब्जेक्ट नंबर 2 ऑफ ग्रुप 1 एंड पेपर नंबर 2 ऑफ आवर एग्जाम्स, लॉ। अब लॉ में देखो क्या है, ये सब ना इतने सारे लॉज आपको सीए इंटरमीडिएट में रहते हैं जिसमें सबसे मेन तो ये है कंपनी लॉ जो थोड़ा सा आप सीए फाउंडेशन में भी पढ़े थे। बच्चे अब गलती क्या करते हैं, यहां पे सबसे ज्यादा टाइम आपका इंटर में क्लासेस में कंपनी लॉ में जाएगा। तो बच्चे जब इसकी सेल्फ स्टडी भी करते हैं ना तो बोलते हैं भाई मैं कंपनीज एक्ट अच्छे से करके जाता हूं, बाकी सब मैं छोड़ दूंगा या नहीं ध्यान दूंगा। अब यहां पे आप लॉ में फेल होने के सबसे बड़ी गलती करोगे। आपका मिस्टेक ये है कि आप केवल कंपनीज एक्ट पे फोकस करोगे, बाकी चीजों को इग्नोर करोगे। पर ये जो बाकी चीजें हैं ना आपकी, ये जो बाकी चीजें हैं उसका एग्जाम में वेटेज 30 मार्क्स का है। ये 30 मार्क्स ना आपके स्कोर को, अगर कंपनीज एक्ट के थ्रू से फॉर एग्जांपल आप 30 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, ये इससे आपका स्कोर 60 पे जाता है, इससे आप 40 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, इससे आपका स्कोर 70 पे जाता है। तो आप अदर लॉस को यहां पे बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। कंपनीज एक्ट छोड़ के ये जो भी बाकी एक्ट है इसको बोलते हैं अदर लॉ। तो ये सब्जेक्ट का नाम है कंपनीज एंड अदर लॉ। तो वो जो लॉ है उसमें जो अदर लॉ का पोर्शन है ना वो बच्चे बहुत इग्नोर करते। तो ये अदर एक्ट को प्लीज इग्नोर मत करना, ये मेरा प्रो टिप रहेगा लॉ के लिए कि अदर एक्ट को आपने बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन लॉ। लॉ के लिए एक और जो गलती करोगे वो ये है कि इसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब इसमें बच्चों का क्या होता है, सर मेरे को लॉ आता है, मेरे को समझता है, मेरे को पता है आंसर में लिखना क्या है, पर जब लिखता हूं तो गलती हो जाती है। ये बहुत एक जनरल बच्चों की दिक्कत होती है। तो यहां पे ये देखना, आपको राइटिंग प्रैक्टिस यहां पे करना बहुत जरूरी है। ओके और राइटिंग प्रैक्टिस में ऐसा नहीं कि लॉ के जो भी आपकी क्लास हो वहां पे आपको 20 क्वेश्चन दिए एक पर्टिकुलर टॉपिक के, हम 20 क्वेश्चन लिख के देख रहे हैं, नहीं, 20 क्वेश्चन पहले समझना है। 20 क्वेश्चन हमको समझ गए क्या पॉइंट था, क्या लिखना है, क्या पूछा, उसका आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। अब उसमें से जो टफेस्ट एक दो क्वेश्चन है उसको लिख के प्रैक्टिस करना है, राइट? दैट इज हाउ यू विल डू। सिलेबस कंटेंट लॉ का बोलूं तो मॉडरेट है, 150-180 आवर्स में आपकी क्लास हो जाती है लॉ की। बट इज इट स्कोरिंग और नॉट, तो मैं आपको बोलूंगा इट इज नॉट इजी टू स्कोर। जैसे मैंने बोला आप अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी इसमें 60-70 ऐसा स्कोर करते, तो इट इज नॉट वेरी स्कोरिंग। ठीक है, दिस इज द रियलिटी। कमिंग टू पेपर नंबर 3 दैट इज टैक्सेशन। तो टैक्सेशन दो हिस्सों में आता है, एक इनकम टैक्स और एक इसमें जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक इनकम टैक्स। अब यहां पे आप लोग का डर रहेगा जनवरी 27 के लिए, सर क्या हम इनकम टैक्स अभी से पढ़े? क्योंकि सर एक अभी पुराना इनकम टैक्स भी और एक नया इनकम टैक्स आया है, हमने सुना है एक नया इनकम टैक्स एक्ट आया है। तो आप सभी को ये चीज बताऊंगा, आपके लिए अभी भी पुराना वाला इनकम टैक्स एक्ट ही जनवरी 27 के लिए एप्लीकेबल है। सो यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी। उसके बाद जनवरी के बाद जो मई एग्जाम होंगी उनके लिए न्यू इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। बट फॉर जनवरी 27 आपको अभी भी जो पुराना इनकम टैक्स है वो पढ़ना है, और उसमें आप जो भी क्लास ज्वाइन करोगे आपको वहां पे टीचर अच्छे से बता देंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है? अब इनकम टैक्स में ना सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आपकी जनरली क्लासेस ये वाले इनकम टैक्स से स्टार्ट होती है, आपकी जीएसटी से भी स्टार्ट हो तो दिक्कत नहीं। बट स्टार्टिंग में क्या है, बच्चे को ये नहीं समझता है मैं टैक्स पढ़ूं कैसे। अब सर टैक्स में कोई एक सेक्शन पढ़ा रहा है, सेक्शन का सब सेक्शन पढ़ा रहा है, बच्चा क्या करता है उसको बहुत रटने की कोशिश करता है, बार 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 बार। अच्छा सर ने आज एक सेक्शन के 5 सब सेक्शन पढ़ा है, चलो उसको रटने बैठ जाते हैं। नो, आपको कोई भी चीज टैक्स में रटने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू मग अप एनीथिंग इन टैक्स। आपको अगेन मैं बोल रहा हूं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना है। आपको एग्जाम में आईसीआई ऐसा नहीं पूछने वाला है कि अच्छा आपने ये सेक्शन पढ़ा था उसके 5 सब सेक्शन लिख के बताओ। नहीं, आईसीआई आपको एक केस बना के देगा। आपको दिमाग में क्या रिकलेक्ट होना चाहिए कि ये केस कौन से सेक्शन या सब सेक्शन या क्लॉज से रिलेटेड है, और उसके रिगार्डिंग फिर आपने लिखना है। तो उसके लिए क्या रटने की जरूरत है क्या कि 10 सेक्शन, चलो एक के बाद एक पूरे 10 रटो? नहीं नहीं नहीं, आपको केवल जो भी आप पढ़ रहे हो सब सेक्शन उसमें लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है वो दिमाग में डालना है। दैट इज इट। आपने अगर उसका मीनिंग दिमाग में डाला, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिमाग में डाल लिया, आपको एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है? सो मगिंग अप द लॉ इज द बिगेस्ट मिस्टेक। स्टूडेंट्स नीड टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेबिलिटी। और इसमें एक चीज क्या करते हैं बच्चे, बोलते हैं सर आपने बोला था कि इसको ना समझ लो कि उसका कैसे क्या एप्लीकेशन होगा। मैंने हर एक लॉ, वो जो लॉ का हर एक सेक्शन है उसको समझ लिया है सर, दिमाग में डाल लिया है, हो गया मेरा खत्म टैक्स। बेटा आपका टैक्स
तब तक चालू नहीं हुआ है जब तक आपने इसकी क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं की। कोई भी लॉ, चाहे वो लॉ वाला पेपर हो, कंपनीज लॉ, अदर लॉ, ये इनकम टैक्स, जीएसटी, जब तक आपने क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं किए बहुत सारी, तब तक आपने लॉ नहीं पढ़ा है। ये चीज याद रखना। अगेन नाउ टैक्स का जो हमारा सिलेबस है, इट इज अ वेरी हैवी सिलेबस। जितना अकाउंट्स का है उतना टैक्स का है। इसको भी आपको पढ़ने में लगभग 250 घंटे तो लगेंगे। और इसके साथ साथ दिस इज नॉट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ग्रुप 1 का मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू स्कोर मार्क्स है। पिछले 2-3 अटेम्प्ट में तो बच्चों की सबसे ज्यादा वाट इसी सब्जेक्ट ने लगाया है स्कोरिंग में। और मैं आपको अगेन बताता हूं क्यों, क्योंकि बच्चे ये चीज नहीं करते। जो लॉ लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, बोलते हैं हमको वो चीज समझ गई, बट नाउ वी डोंट हैव टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस छोड़ देते एग्जाम में, डायरेक्टली हमको समझ गया ना, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ना ना ना, आप ये नहीं करोगे, आप स्कोर बिल्कुल नहीं करने वाले हो। आप बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब यहां पे एक आपको प्रो टिप भी देता हूं। इनकम टैक्स और जीएसटी में ना, जो जीएसटी है दैट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। जीएसटी आपका स्मॉलर है, ठीक है, वो आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। अब दोनों चीज आपको 50-50 मार्क्स के लिए आएगी, बट 50 मार्क्स के लिए जीएसटी का कंटेंट काफी कम है। तो फोकस ऑन स्कोरिंग मैक्सिमम इन जीएसटी। ये कम समय में आप वो 50 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। जीएसटी में आपको टारगेट करना है 50 में से आप क्या करो, 50 में से आप 35-40 लेके आओ, राइट, क्योंकि ये छोटा कंटेंट है और इसमें मार्क्स स्कोर करना मेरे अनुसार ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो इस पे ज्यादा फोकस करना। और आप फिर इनकम टैक्स के 50 में से 25 भी लेके आए। इसमें समझो मैं बोलता हूं 35 लेके आए, इसमें हम कितने लेके आए, 25 लेके आए, हमारे 60 मार्क्स हो गए, हमको एग्जेम्पशन मिल गया, राइट। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की। तो ये हुए ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट्स। अब देखो ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट्स वेटेज वाइज बहुत बड़े, वॉल्यूम वाइज बहुत बड़े, और स्कोरिंग 3 में से केवल एक है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से कंपैरेटिवली देखो तो ग्रुप 1 इज द टफर ग्रुप। अब आते हैं ग्रुप 2, जो आपको यहां पे मदद करेगा कौन सी चीज में, दिस विल हेल्प यू स्कोर मार्क्स। अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो ना, ग्रुप 2 आपका एग्रीगेट, ओवरऑल एग्रीगेट जो ऊपर लेके जाता है, ग्रुप 2 लेके जाता है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको पहले एक चीज बोलूंगा, ये तो मैं आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, बट इन केस इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन 8 मंथ्स रोड मैप की, सर अभी फाउंडेशन हुआ, इंटर की एग्जाम जनवरी में, वहां तक का हमको रोड मैप बताओ कैसे पूरा करना, तो वो कमेंट कर दो 8 मंथ्स रोड मैप, मैं आपको उसका पूरा स्ट्रैटेजी भी यहां पे बना के दूंगा। ओके, अब ग्रुप 2 में पहला पेपर जो ओवरऑल पेपर नंबर 4 होता है, दैट इज कॉस्टिंग। ये आपका, मैं बता रहा हूं, दिस पेपर इज योर सबसे स्ट्रांग होल्ड। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जसप्रीत बुमराह है ना, वैसे आपके 6 पेपर में ये है आपके लिए। हारी हुई मैच को जिता के जसप्रीत बुमराह देगा, आपकी डूबती हुई नैया को ये बचाएगा। क्यों? स्टूडेंट्स कैन स्कोर 90+ इन दिस सब्जेक्ट। और मैं एकाध दो इक्का दुक्का स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, हर अटेम्प्ट में 100 हजारों स्टूडेंट्स रहते जो 90+ जाते इसमें। दिस इज दैट सब्जेक्ट आपके लिए। ये हाईली स्कोरिंग है, इसका सिलेबस कंटेंट भी ज्यादा नहीं है, मॉडरेट, एंड बेस्ट थिंग 100% प्रैक्टिकल। 100% प्रैक्टिकल है। इसमें केवल एक चीज है, सिस्टम से आपको आगे बढ़ना है। क्यों? इसमें ना फॉर्मूलाज बहुत सारे। तो सिस्टम क्या रहेगा, हम लोग एक सेपरेट फॉर्मूला बुक मेंटेन करेंगे। ये प्रो टिप स्टार्टिंग से रखना, सेपरेट फॉर्मूला बुक, कोई बोले ना बोले, आपके पास एक सेपरेट फॉर्मूला बुक स्टार्टिंग से होनी चाहिए, जिसमें आप केवल फॉर्मूला लिख रहे, उसके लॉजिक लिख रहे, फॉर्मूला लिख रहे, उसके लॉजिक लिख रहे, उसके शॉर्टकट्स वगैरह जो भी आपको क्लास में वो फॉर्मूला से रिलेटेड बता रहे वो लिख रहे। और इसमें एक और प्रो टिप, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ना रीड करके आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें एवरीथिंग इज रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस। बट मैं बोलूंगा रिटन प्रैक्टिस में आलस मत करना, 90+ ये पेपर आपको लेके जाएगा, ठीक है। ये पेपर में आप जितना स्कोर कर सकते हो कर लो, दिस विल बी योर मोस्ट फेवरेट पेपर, ठीक है। एंड अभी जैसे मैं आपको बताया, अभी जस्ट हमारी ग्रुप 1 की बैच यहां पे खत्म हुई है, राइट। किसके लिए? May 26 एंड September 26। तो यहां पे ना मैं अपने 2 स्टूडेंट्स को थैंक भी करना चाहता हूं। उन्होंने अभी जस्ट मेरे लिए, आपके लिए सेशन में रिकॉर्ड कर रहा था उसके लिए, उसके पहले एक गिफ्ट भेजा है, बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड का। तो मेरे वो जो दोनों स्टूडेंट है, नवरतन एंड हेत, उन्होंने यहाँ पे एक उसके साथ चिट्ठी भी भेजी है। उनकी चिट्ठी पढ़ के उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं। सर जी थैंक यू, आपने थियरी जैसे एएस को एकदम प्रैक्टिकल समझा दिया, एंड आपके आपके साथ टीचर स्टूडेंट से ज्यादा भाई जैसा फील ज्यादा आया सर। एंड सर एग्जाम के बाद नागपुर आने का प्लान प्री डिटरमिंड है, टाइम निकालना सर। फ्रॉम नवरतन एंड हेत। नवरतन एंड हेत, लव यू भाई, लव यू। बहुत मजा आया आप लोग को पढ़ा के, आप लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने में बहुत मजा आई। तो बस
एज ए टीचर मेरी वहीं पे जीत हो गई। तो गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत अच्छे से मेहनत करो दोनों, एंड बढ़िया एग्जाम में May 26 में मचा के आओ, ठीक है। तो दोनों की तरफ से जस्ट आपका सेशन रिकॉर्ड कर रहा था, उसके पहले अमेजोन का पार्सल आया, तो आई वाज लाइक दोनों को मैं यहाँ पे थैंक यू बोल दूंगा। तो अभी जस्ट उनकी ना ग्रुप 1 की बैच खत्म हुई थी May 26 September 26, तो दोनों की तरफ से ये गिफ्ट आया। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी, मीन्स अ लॉट टू मी। मेरी यार जीत उसी में, असली जीतना उसी में, असली सेटिस्फैक्शन उसी में, जब एक बच्चे को कोई सब्जेक्ट से प्यार हो जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से प्यार हो जाए, वो सब्जेक्ट के लिए एक्साइटेड रहे पढ़ने के लिए, बस उससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। दैट इज वेयर आई विन इन लाइफ। चलो, अब ये ग्रुप 2 का हमारा कॉस्टिंग सब्जेक्ट हो गया। कॉस्टिंग अगेन बोलता हूं, ये आपके 6 पेपर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ये रहेगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अब जब सबसे ज्यादा स्कोरिंग की बात आई, तो सबसे किलर सब्जेक्ट की भी बात कर लेते, वो हो जाएगा आपका ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ऑडिटिंग एंड एथिक्स इसलिए आपका किलर हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट में जो आप चीजें पढ़ोगे उसको आप अप्लाई सीए इंटर पास होने तक करोगे ही नहीं। नाम ही क्या है, ऑडिटिंग। आप ऑडिट कब करोगे, आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप कब होगी, आफ्टर सीए इंटरमीडिएट। ये सब्जेक्ट में जो भी चीज पढ़ना है वो पहले आपने बुक में पढ़ना है, बाद में जाके उसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखना है। इजी कब होता, पहले मैं कोई चीज को प्रैक्टिकली समझ लिया, ठीक है, प्रैक्टिकली वो चीज को समझ लिया, फिर उसको अब थियोरेटिकली पढ़ू ना तो बहुत इजी हो जाता है। इसमें उल्टा है। तो बच्चों को ना इसमें बहुत दिक्कत जाती है। ये सब्जेक्ट में दिक्कत ये नहीं जाती कि जो पढ़ रहे वो समझ में नहीं आ रहा, उसको सर पेपर में कैसे लिखूं, क्या लिखूं। तो यहां पे देखो, अब यहां पे ना ये सब्जेक्ट भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आता है जो आपको बताता है अब ऑडिट जब आप करने जाओगे तो 100 अलग अलग कंपनीज रहेगी, उसमें 100 अलग अलग सिचुएशंस रहेगी। कोई कंपनी में कुछ तरह का ऑडिट, कोई कंपनी में कुछ तरह का ऑडिट होता है। तो ये आपको बताता है कि हर एक सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में एक स्टैंडर्ड ऑडिट करने का तरीका क्या है, क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखना है एक ऑडिट करते समय। वो स्टैंडर्ड चीजें आपको ये फुलफिल करनी पड़ेगी, और उसके साथ कुछ कुछ चैप्टर्स भी आते हैं। अब अगेन यहां पे जैसे मैंने टैक्स में बोला था, रटने का नहीं, मतलब खाली रटने पे फोकस नहीं करने का। मगिंग अप पे जो बच्चे यहां पे ध्यान देते हैं ना, वो आपकी सबसे बड़ी गलती रहेगी। आपको सबसे पहले तो लॉजिक्स अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब सपोज कोई एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, कोई भी एक, बहुत मल्टीपल है, उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है। एक स्टैंडर्ड में बोला है कि भैया सर आपने अकाउंट्स में भी कुछ स्टैंडर्ड्स बोला था, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे। ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिट करने जाओगे तो स्टैंडर्ड तरीका क्या रहेगा, अकाउंटिंग करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ऑडिट करने जाओगे तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है, वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। तो ये कोई भी स्टैंडर्ड में अगर कोई भी बात लिखी हुई है तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक रहेगा, कुछ तो रीजन रहेगा कि आप अगर से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का स्टॉक ऑडिट करने जाते हो, स्टॉक मतलब कोई भी कंपनी जो गुड्स बनाता है, वो गुड्स का स्टॉक पाइल्ड अप है, तो वो कितना स्टॉक है, क्या है, उसका ऑडिट करने जाते हो, तो क्या क्या प्रोसीजर है। अब वो प्रोसीजर में 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में रटने बैठू, उसके पहले मैं प्रैक्टिकली वो सिचुएशन में खुद को घुसा के देखता हूं कि मैं अगर जाऊंगा तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक्स। लॉजिक्स अगर आपने दिमाग में बिठा लिए ना, आपको ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रटेगा, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि ये सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है लास्ट में चीजें मेमोराइज नहीं करनी पड़ेगी, मेमोराइज करनी पड़ेगी, बट अगर लॉजिक समझ के फिर उसको मेमोराइज किए तो दिमाग में बहुत अच्छे से जाएगा। खाली रट्टा मारने पे गए तो ये सब्जेक्ट आपको घुसा देगा, ठीक है। इसमें एक और चीज, बच्चों को आंसर राइटिंग नहीं जमता है, थियरी है, थियरी है, पहले तो दिमाग में रिटेन करना मुश्किल है बच्चों के लिए, फिर उसको लिखना है, तो बच्चों का आंसर राइटिंग ऑडिटिंग में वीकेस्ट होता है। इसका आंसर राइटिंग आपने प्रैक्टिस करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। सिलेबस का कंटेंट मॉडरेट है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बट ये टफ टू स्कोर है, वेरी टफ टू स्कोर। इसमें प्रो टिप आपके लिए, मैं हर बच्चे को ये चीज बोलता हूं, आपको भी बोल रहा हूं, ये सब्जेक्ट को एक बार पढ़ना चालू करो, तब से लेके एग्जाम तक कभी नहीं छोड़ना। रोज का आधा पौन घंटा तो इसको रिवाइज करते ही रहने का। नेवर लीव दिस सब्जेक्ट। ऐसा नहीं करना सर अभी 4 दिन ऑडिट पढ़ूंगा, फिर 1 महीने बाद 4 दिन ऑडिट पढ़ूंगा, भूल जाओगे, ठीक है, कुछ याद नहीं रहेगा। इसको एक एक घंटा, एक एक घंटा, एक एक घंटा, एक एक घंटा, एक एक घंटा करके रोज एग्जाम तक, जब से पढ़ना चालू किए तब से एग्जाम तक रोज का एक एक घंटा उसको रिवाइज करना है। 45 मिनट्स 1 आवर, 45 मिनट्स 1 आवर, बहुत लंबा स्पैन भी नहीं, शॉर्ट इफेक्टिव स्पैन, बट कंटिन्यूस इसको पढ़ते रहना, कंटिन्यूस पढ़ते रहना। दिस इज ऑडिट। अब देखो ग्रुप 2 में 2-2 सब्जेक्ट, तो ये भी मॉडरेट लेंथ का था, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, ये भी मॉडरेट लेंथ का था, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। आपको ग्रुप 2 में केवल एक बड़ा सब्जेक्ट है जो है हमारा फाइनल पेपर ऑफ सीए इंटर, दैट इज FMSM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोनों 50-50 मार्क्स का।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रैक्टिकल, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज थियरी. व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर? बड़े बड़े नाम है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है आप जो पैसे कमा रहे हो ना, आपकी नौकरी लगेगी सीए बनने के बाद, मैंने कि 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाऊंगे. ये 2-3 लाख रुपए को अब आप ग्रो कैसे करोगे, कहां इन्वेस्ट करके ग्रो करोगे? ठीक है, फिर आप बड़ा घर लोगे. बड़ा घर लोगे तो उसके लिए आपको फंड्स लेना पड़ेगा, है ना. 5 करोड़ का घर ले रहा हूं सर, क्योंकि मैंने कहा क्या 8-10 लाख रुपए कमाता हूं, तो मैं लोन भी ले रहा हूं सर. तो आपको लोन लेना सस्ता पड़ेगा, कोई और सोर्स ऑफ फंड सस्ता पड़ेगा. कंपनी चालू कर रहे हो, कंपनी चालू करने के लिए पैसा चाहिए, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा रेज करना सही है या बैंक से लोन लेके पैसा रेज करना सही है? आप जो पैसे कमाते हो वो पैसे को बढ़ाना कैसे, वो ये सिखाता है. आप कोई धंधा चालू करते हो, उसके लिए फंड रेजिंग कैसे करना, वो ये सिखाता है. ठीक है, आप घर खरीद ले, उसके लिए कौन सा सोर्स ऑफ फंड्स यूज करना, वो ये सिखाता है. बेसिकली पैसों का पूरा मैनेजमेंट, पैसे कब आप ज्यादा कमा सकते हो, पैसे कौन से लेना जो आपको सस्ता पड़े, राइट, वो सारी बातें हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होती है. वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. और मैं आपको बोलता हूं जिन लोग को आगे जाके शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना है ना, यस, वो लोग को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए. और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थियरी है, बट अगेन इंटरेस्टिंग. ये वो ऑडिट वाला थियरी नहीं है. ये थियरी बहुत अच्छा है, ये बताता है बिजनेस कैसे मैनेज करना. कोई बड़ा बिजनेस है उसको कैसे मैनेज करना, राइट. तो ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस में क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगा के उसको मैनेज करना, राइट. इसमें मैं आपको बोलूंगा दिस इज मोर स्कोरिंग, दिस इज लेस स्कोरिंग. पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, यस, बट उसको आंसर लिखते टाइम थोड़ी दिक्कत जाती है. तो आपका ये जो 50 मार्क्स का है ना, 50 में से इसमें आप 40 ला सकते हो, और ये 50 में से अगेन आप 25 भी ला लिए तो योर स्कोर कम्स टू 65, आपको इसमें एग्जेम्पशन मिल जाता है. ग्रुप 2 में ये इकलौता बड़ा सब्जेक्ट है, और ग्रुप 2 का सेकंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है. सबसे ज्यादा स्कोरिंग तो हमारा कॉस्टिंग हो गया. कॉस्टिंग के बाद जो स्कोरिंग हो जाता है वो मेरा क्या हो जाता है, वो मेरा ये एफएमएसएम होता है, और यहां पे लीस्ट स्कोरिंग हमारा ऑडिट है. तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को अगर मैं कंपेयर करूं, व्हाट इज मोर इजियर? ग्रुप 2 इट इज मोर स्कोरिंग, ग्रुप 1 इज मोर टफर. बहुत बड़ा सिलेबस है, अकाउंट्स बहुत बड़ा है, टैक्स बहुत बड़ा है, ठीक है. सो दैट वे ग्रुप 1 इज टफर, ग्रुप 2 इज इजियर, ठीक है. पर एग्जाम में आपको अगर पास होना है तो भैया ये चीज याद रखना है, 6 पेपर अच्छे से पढ़ने. ओके, समराइजिंग एवरीथिंग दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट 30 मिनट्स, ठीक है. स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हमारे कौन से? कॉस्टिंग, एफएमएसएम, एडवांस्ड अकाउंटिंग, ये तीनों हमारे स्कोरिंग है. तो देखो ग्रुप 2 में 2-2 स्कोरिंग है, ग्रुप 1 में केवल 1 स्कोरिंग है. तो ग्रुप 1 में अच्छे से मेहनत करना, इसमें स्कोरिंग एक ही सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में 2-2 है. हमारे लाइफ सेवर, मैंने आपको कुछ कुछ लाइफ सेवर चीजें बताया था, जैसे अदर लॉज, लॉ के पेपर में अदर लॉ पे फोकस करो, लॉ के मार्क्स बढ़ेंगे. टैक्सेशन में जीएसटी पे फोकस करो, आपका टैक्सेशन का स्कोर बढ़ेगा. एफएमएसएम का मैंने यहां पे लिखा नहीं, एफएमएसएम का यहां पे काय पे फोकस करना, आप अगर यहां पे एफएम पे फोकस करते हो, एफएम में 40 मार्क्स लेके आ जाओ, अगेन आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है. सो दीज आर योर लाइफ सेवर्स, ये याद रखना. और जो बीस्ट सब्जेक्ट्स है या किलर सब्जेक्ट्स है वो आपके टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग हो गए, ठीक है. दीज आर द बीस्ट एंड किलर्स. इसमें बच के रहना, पहले दिन से हम चौकन्ना होके पढ़ेंगे, वील बी अलर्ट एंड स्टडी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं. बट इसको एकदम इजीली नहीं जाने देना कि ठीक है छोड़ देख लेंगे, वैसा नहीं करना है इसके साथ. ये नहीं तो वो किलर सब्जेक्ट्स है जो हमारा एग्रीगेट नीचे लेके आते हैं, हमको फेल करवा देते हैं, वो ये सब्जेक्ट्स, राइट. अब ये मैंने आपको पूरा बताया. अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन सा इसमें से वो सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा डरावना लग रहा है, ठीक है. और आप मेरे को ये भी बताओ कि आपके अनुसार आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट क्या है, तो दैट विल हेल्प मी क्रिएट अ स्ट्रैटेजी फॉर दैट एंड गिव यू अ वीडियो फॉर दैट. तो कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डर लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीकेस्ट है, वो बताओ. और यारो पसंद आया तो सब्सक्राइब तो कर ही देना. और एक और चीज जो आपने मैंने आपको बोला था कमेंट करने के लिए कि आपको अगर 8 मंथ्स का पूरा जनवरी 27 तक रोड मैप चाहिए तो वो भी मुझे बता दो, ठीक है. वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, बना के दे दूंगा, तो वो भी कमेंट कर देना. एंड अगर आपको मेरी बैच ज्वाइन करनी है तो यू कैन गो टू ultimatecA.com. बैच की लिंक्स जो पिंड कमेंट है ना उसमें आपको मिल जाएगी. ultimatecA.com पे जाके आप मेरी बैच यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. ओके एवरीबॉडी, यस. सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल. मैंने पूरा ये आपके लिए बना के जितना यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको दे सकता था सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का वो दिया है. मेक द मोस्ट ऑफ इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो लोग अभी सीए इंटरमीडिएट में आए हैं. दिस इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीए इंटरमीडिएट. सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ. इंटर में करेंगे लॉजिकल पढ़ाई विद द वन एंड ओनली तेजा भाई. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.